बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डेवलपमेंट बहुत बड़ी है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये है कि जो कमिश्नर थे रावलपिंडी के, उन्होंने एटम बम मार दिया है धांधली करने वालों के सर पे। ये हुआ क्या है, इसके नतीजे में क्या हो सकता है, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। इतनी बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में अचानक से नहीं हो जाती। चंद नुकात मैं आपके सामने रखूंगा, इनको जब आप जोड़ कर देखेंगे तो आपको आइडिया हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद एक नया खेल खेला जाए। पहले हम देख लेते हैं कि कमिश्नर ने कहा क्या। वो बहुत ज़रूरी है, हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतखाबात के ऊपर जो कुछ हुआ उस पर मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ। उन्होंने कहा, हमने 8 फरवरी को रात के वक्त रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया है और हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील किया है। यानी 13 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं रावलपिंडी डिवीज़न में और 26 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं गालिबन। 13 कौमी असम्बली की नशिस्तों में रावलपिंडी शहर की 3 हैं, टैक्सला की है, अटक की 2 सीटें हैं, चकवाल की 2 सीटें हैं, चक्री की सीट है, फिर ये गोजर खान की सीट है। ये सारी सीटें मिला जुला के आपकी 13 सीटें बन जाती हैं। और 3 इस्लामाबाद की भी हैं, वो अभी इनके अंडर में नहीं आती, लेकिन वहाँ ज़्यादा बड़ी धांधली हुई है। वो ये कह रहे हैं कि 13 के 13 सीटें जो हैं वो हमने उन लोगों को जिता दी जो हार रहे थे और 50-50 हज़ार की लीड को हमने तब्दील कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैंने रावलपिंडी डिवीज़न में नाइंसाफ़ी की है। प्रेशर की वजह से आज सुबह फजर की नमाज के बाद मैं खुदकुशी करने की मैंने कोशिश की। फिर सोचा हराम की मौत मैं क्यों मरूं, क्यों ना सब कुछ अवाम के सामने रखूं। लियाकत अली चट्टा का कहना था कि मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी देनी चाहिए। मैं रावलपिंडी डिवीज़न में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। मुल्क की पीठ में मैंने जो छुरा घोंपा है वो मुझे सोने नहीं देता। मैं सकून की मौत मरना चाहता हूं और मुझे जुल्म की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सज़ाएँ दी जाएँ। कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया कि हमने रावलपिंडी डिवीज़न की 13 कौमी असम्बली की सीटों पर हारे हुए लोगों को जितवाया। अपने मातहत रिटर्निंग ऑफिसर से मादरत चाहता हूं। जब मैंने उन्हें कहा कि आपने गलत काम करना है तो वो बेचारे रो रहे थे, मेरे मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे। लियाकत अली चट्टा ने कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के इस जुर्म में शरीक हैं। 70,000 लीड वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जाली मोहरें लगाकर हराया गया। मामले की सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। मुझे फांसी दी जाए, पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में मैं शरीक नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वहाँ से निकले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके अंदर आप 2 चीज़ें रखें। बहुत मुमकिन है जो ये बात कह रहे हैं वो सच है और ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने धांधली की और इनको वाकई नदामत है। लेकिन जिस तरह ये सूटेड बूटेड आए हैं, जिस तरह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस तरह के उलिये में सुबह के वक्त आदमी खुदकुशी नहीं कर रहा होता नॉर्मली, मुझे ऐसा लगता है। बहुत मुमकिन है कि इन्होंने सोचा हो कि आखिरी दिन है मेरा इस सीट के ऊपर, तो मैं अपने प्रॉपर तरीके से डेकोरम के साथ जाऊं और जाकर अपना एतराफ़ जुर्म करूं और इज़्ज़त के साथ अपनी गिरफ्तारी दे दूं और अपने किए की सज़ा काटूं। बहुत मुमकिन है इन्होंने ये सोचा हो सकता है जो बातें इन्होंने की हैं वो बिल्कुल सच हैं, लेकिन चंद सवालात पैदा होते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, ये जो कमिश्नर साहब ने बातें की हैं, इन्होंने ये तो नहीं बताया कि दबाव किसने डाला इन पर। यानी ये तो ये बता रहे हैं कि मैं बहुत दबाव में था, लेकिन दबाव किसने डाला ये नहीं बताया। यानी अगर कोई आदमी सुबह के वक्त खुदकुशी कर रहा है और कोई आदमी अपनी हर चीज़ दांव पर लगा रहा है, फांसी लेने को तैयार है, तो फिर वो आधा सच क्यों बोलेगा? ये नुक्ता अपने जहन में आप रखिएगा। दूसरी बात, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुबैना तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं, एक तो इनके रिश्तेदार जो हैं वो बड़े अहम ओहदों के ऊपर हैं, निगरान हुकूमत में भी हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़हनी मरीज हो गए हैं। ये सब अपनी अपनी बातें करेंगे। लेकिन माजिद निज़ामी साहब ने एक ट्वीट किया इनके बारे में। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा के वालिद वकार चीमा साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर वज़ीराबाद से MPA का इलेक्शन जीते हैं। और ये एक डेवलपमेंट आप अपने जहन में रखें। इनके भाई जो हैं वो निगरान हुकूमत का हिस्सा हैं, इनके वालिद जो हैं वो नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत कर MPA बने हैं वज़ीराबाद से, और वो भी धांधली के साथ बने हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में रखें और फिर आप ये भी ज़हन में रखें कि ये शख्स जब बात करता है तो एतराफ़ जुर्म तो करता है,
लेकिन किस किस ने इसको जुर्म के ऊपर मजबूर किया उस बारे में नहीं बताता। यानी अगर किसी ने कश्तियां जलाई हैं और कोई खुदकुशी करने के लेवल पे आ गया है तो फिर वो पूरा सच बोलता है, फिर वो छोटी छोटी बातें रखता नहीं है। तो इस वजह से भी लग रहा है कि शायद ये किसी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। दूसरी एक और चीज़ भी ज़हन में आती है, वो ये है कि एक केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वो सुनवाई के लिए मुकर्रर भी हो गया है, अनकरीब सुना जाएगा। उसके अंदर पाकिस्तान में जो धांधली हुई है, उस धांधली के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हो गई है उस पर वो केस है। और जो पटिशनर है उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी अमल हुआ 8 फरवरी को, उसको कलअदम करार दे दिया जाए। यानी इंतखाबात पाकिस्तान में हुए ही नहीं, इसको फारिग कर दें आप। अब इस वक्त इस सिचुएशन के ऊपर आप आ जाए। नवाज शरीफ हुकूमत नहीं लेना चाहता। इसहाक डार ने बताया कि जी हमने बेड़ा गर्क ही इतना कर दिया शहबाज शरीफ ने कि अब अगर हुकूमत में आए तो कुछ भी नहीं बचेगा। यानी अब अगर हमने हुकूमत ली तो हमारे पल्ले कख नहीं बचेगा। ये बात इसहाक डार साहब ने बता दी नवाज शरीफ साहब को। और कुछ डिमांड्स ऐसी होंगी आने वाली वफाकी हुकूमत से जिसको कोई भी सियासी जमात पूरा नहीं कर सकेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इंटरनेशनली कुछ डिमांड्स आने वाली वफाकी हुकूमत से इस नौइयत की होंगी कि जो भी हुकूमत होगी और वो उन डिमांड्स को पूरा करेगी, वो अपनी सियासत के ताबूत में अपने हाथ से कील ठोक देगी। पाकिस्तानी कौम उस जमात को कभी माफ़ नहीं करेगी। बस यहां तक इसको मैं रोक लेता हूं। ऐसी सूरत हाल में कोई क्यों चाहेगा कि वो हुकूमत में आए? कोई भी नहीं चाहेगा। नवाज शरीफ साहब दौड़ गए, उनकी अक्सरियत भी नहीं है, ज़बरदस्ती उनको सीटें दिलवाई गई। उनकी सादा अक्सरियत भी फिर भी नहीं बनी। बैसाखियों के साथ उनको हुकूमत मिल रही थी, वो दौड़ गए। जरदारी साहब ने पहले ही दिन कह दिया जी हम तो नहीं ले रहे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम वफाकी हुकूमत में बैठ भी नहीं रहे, वोट डाल देंगे आपको तरस खा के। इमरान खान साहब वगैरह कल फैसला कर चुके हैं। मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूं कि जनाब वो भी कह रहे हैं कि हमने हुकूमत नहीं लेनी, हमारा मैंडेट पूरा करो फिर बात करो हमारे साथ हुकूमत की। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है पाकिस्तान में, कोई हुकूमत लेना नहीं चाह रहा। धांधली के खिलाफ एक पटिशन दायर की गई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या होता है। और तीसरा, एक साहब अचानक उठते हैं कमिश्नर साहब और वो मजबूर हो जाते हैं अपने ज़मीर के हाथों, खुदकुशी करते करते वो बच गए और उन्होंने बताया कि जी मैंने बहुत ज़्यादती की, अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लिया। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनके ऊपर जो दबाव आया नवाज शरीफ ने डाला, इलेक्शन कमीशन ने डाला, किसी और इदारे ने, कहाँ से उनके ऊपर दबाव आया, वो बताने से कासिर रहे। इस लेवल पे आके भी, आखिरी पॉइंट पे आके जहां वो मौत के किनारे पे खड़े थे, वहां भी उन्होंने नहीं बताया। इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए और एक ऐसा सेटअप बना दिया जाए इमरजेंसी की सूरत में जो चलता रहे आइंदा? क्या ये मुमकिन नहीं है? एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या ये मुमकिन नहीं है जो हालात पैदा हो चुके हैं, इन हालात में यही निगरान हुकूमत जो है इसी को तौसीह दे दी जाए और ये चलती चली जाए आगे? बिल्कुल ये मुमकिन है। देखिए PMLN तो ये सोच रही है ना, उनको तो दाव लगा हुआ, वो कह रहे हैं जी मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बना देंगे, वफाकी हुकूमत PTI के गले में डाल देते हैं। साद रफीक ने आज मशवरा दिया है कि जी PTI जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। तो साद रफीक साहब मशवरे अपनी पार्टी को दें, आपका वहाँ नहीं सुनी जा रही बात, आपकी यहाँ कौन सुनेगा? MNA का इलेक्शन आप इस दफ़ा हार गए अनफॉर्चुनेटली, हालांकि आप बड़े अच्छे सियासतदान हैं। लेकिन मामला ये है कि अगर PTI को आपने हुकूमत देनी है ख्वाजा साद रफीक साहब, तो उनको तो पीपल्स पार्टी की जरूरत ही नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट अकेले हुकूमत बना सकते हैं। आप उनकी सीटें उनको वापस कर दें। यानी 50 के करीब सीटों पे तो आपने माल मारी हुई है। 13 सीटें तो आज कमिश्नर साहब कह रहे हैं, 3 सीटें जो हैं वो इस्लामाबाद से हैं, 16 हो गई। फिर मंडी बहाउद्दीन और गुजरात की सीटें हैं, हाफजाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, 4 से 5 सीटें लाहौर से फौरी तौर पर निकल जाएंगी PMLN के हाथ से। अगर ये सारी सीटें निकल जाती हैं तो फिर तो PTI खुद ही हुकूमत बना लेगी अपनी, उनको तो फिर किसी और की मदद की ज़रूरत ही नहीं रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये जो पीपल्स पार्टी वाला मशवरा दिया जा रहा है, एक्चुअली वो चाह रहे हैं कि जिस तरह बांधा गया PMLN को, पीपल्स पार्टी को और PTI को बांध लिया जाए। देखते हैं आने वाले दिनों में सिनेरियो क्या बनता है। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने जो बातें की उसके बाद हालात बहुत कशीदा हैं। और ये कमिश्नर का स्टेटमेंट, अगर तो ये सही बात कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं और इसके पीछे कोई मैलाफाइडी नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके नतीजे में इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तो सूरत हाल बहुत अजीब हो गई है और पाकिस्तान एक अजीब डगर पे चल पड़ा है। वो राज जिनसे पर्दा उठता था कई दहाइयों के बाद,
कई कई सालों के बाद बात पता चलती थी, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, वो अब दिनों में और महीनों में चीज़ें सामने आ रही हैं। फजलुर रहमान साहब ने क्लियरली एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया इमरान खान की हुकूमत गिराने का, और बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। नजम सेठी साहब ने, जो इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं और उस वक्त की जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी हैं, कश्ती में नवाज शरीफ साहब के साथ नीम दराज भी थे। एक दिन बरतानिया में जाके इन्होंने मियाँ साहब के साथ काफ़ी मुलाकातें की और हमेशा सपोर्ट की, इमरान खान के मुखालिफिन को सपोर्ट की। उसकी वजह से इनको चेयरमैन पीसीबी भी लगाया गया, निगरान हुकूमत का वज़ीर आला भी बनाया गया। एग्जैक्टली ये करैक्टर मोहसिन नकवी साहब के करैक्टर से मिलता जुलता है। ये क्या फरमा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तस्दीक फरमाई इन्होंने। तहरीक अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा थे। इमरान खान से रेकोटिक का मुआहदा और एक दो काम करवाने थे, इसलिए तहरीक अदम एतमाद लेट हो गई थी, वरना पहले ही आ जानी थी। तो ये जनाब नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं। अब ये जो इशू उठ गया ना, कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट, उनका गिरफ्तार होना, इससे एक रास्ता भी खुल सकता है। वो ये खुल सकता है कि बहुत सारे और ब्यूरोक्रेट, जिनसे कुछ से मेरा भी राब्ता है, कुछ से मेरे दोस्तों का राब्ता है, वो सारे ये कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी फैमिलीज हमें बुरा भला कह रही हैं, हमारे अपने घर वाले वोट डालकर कहीं और आए हैं और हमें यहाँ पे दफातर के अंदर बैठ के नताइज कहीं और के देने पड़ गए हैं। ये सूरत हाल उनके ख़ानदानों के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर, वो उनको सिंगल आउट कर रही है। और इसमें कमाई क्या हो रही है उनकी? उनको तो कुछ नहीं मिल रहा। वो तो सिर्फ अपनी नौकरी के ऊपर मौजूद रहने के लिए उन्होंने ये सारा धांधला किया है, या मजबूर हो गए, दबाव में आ गए। अब ये जो किया है कमिश्नर साहब ने, इसके बाद एक रास्ता खुल सकता है और दीगर लोग भी अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर ये कह सकते हैं कि जनाब बात ये है कि मेरे से भी यही काम करवाया गया था, ये 3 सीटें मैंने जानबूझकर किया, ये यहाँ पे धांधला। कोई और उठेगा वो कहेगा मैंने यहाँ किया, कोई और उठेगा वो कहेगा मैंने वहाँ किया। इससे पहले कुछ आरोप को गैरत भी आ रही थी, लेकिन मामला को दबाया जा रहा था। अब सूरत हाल ये है कि अगर ये सिलसिला चल पड़ता है, अभी नहीं चलेगा, चंद दिन बाद चल पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PMLN के अंदर से वापस कोई 50 के करीब सीटें मिलनी है। ये मैं सिर्फ कौमी असेंबली की नशिस्तों की बातें कर रहा हूँ। 179 का उनका क्लेम है, पहले दिन से आप मेरा वीलॉग उठा के देख लें। इलेक्शन के अगले दिन मैंने आपको बताया था कि ये 179 उनकी सीटें हैं। आज भी वो कहते हैं 179 का हमारा क्लेम है। 179 ये उनका फिगर है, गोल्डन फिगर जो उन्होंने जीता है। उनको वो नहीं भी मिलता ना, उनसे अगर 29 सीटें छीन भी लेते हैं तो 150 सीटों पे वो फिर भी आ जाएंगे। 50 से 60 सीटें उन्हें वापस मिल सकती हैं। कराची में उनके खिलाफ बहुत खौफनाक धांधला किया गया है। वो ये कहते हैं कि 15 के करीब सीटें उनसे कराची के अंदर छीनी गई हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में उनसे 4 सीटें छीनी गई हैं। तो अब इस सूरत हाल के अंदर ये कैसे मुमकिन है कि लोग खामोश रहें? ब्यूरोक्रेट भी देखें पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उनकी फैमिलीज जो है वो भी यहीं पे रहती हैं, इसी सोसाइटी में मूव करते हैं। और आजकल सबको पता है कि कौन कहाँ पे RO लगा है, किसने कहाँ पे ड्यूटी की है, कौन जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर है, हर बंदे का सबको पता है। इतनी बड़ी चीज़ को मैनेज किया ही नहीं जा सकता। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलेंगी और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें इतनी बड़ी तादाद में उन्हें वापस मिले कि वो पंजाब में और वफाक में भी हुकूमत बना लें। लेकिन मेरे ख्याल में ये इलेक्शन जितना मुतनाज़ हो चुका है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलेगी भी तो वो चंद ज़रूरी इकदाम करने के बाद दोबारा पाकिस्तान को इलेक्शन में ले जाएंगे। ये है जनाब अब तक की सूरत हाल। नाज़रीन, एक खबर और आ गई है और वो अल जज़ीरा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री चली, उसकी वजह से बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ। तैयबा राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कारकुन, देरीना कारकुन है, पुरानी कारकुन है, और इन्होंने बड़ी सख्तियाँ काटी हैं, लंबी जेल काटी है। 9 मई के बाद से ये गिरफ्तार थी, अभी इनको रिहाई मिली है। इनके वालिद के साथ इनकी मिलने की एक तस्वीर भी बाहर आ गई है। रिहाई के वक्त इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है वो अपने बाजू पे बांध रखा था। और ये एक अच्छी चीज़ है, ताज़ा हवा का झोंका है कि बैन अल-अक़वामी मीडिया के दबाव पर, क्योंकि लोकल मीडिया तो बोल ही नहीं पाता, जो बोलता है उसकी बात नहीं सुनी जाती, तो बैन अल-अक़वामी मीडिया के दबाव पर और अदालतों के इंसाफ पर कम से कम एक खातून बाहर आई। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बाकी ख़वातीन भी रिहा होंगी और पाकिस्तान में इंसाफ होगा। यानी ये तो नाइंसाफ़ी है कि मरीम नवाज़ जो मर्ज़ी करे उसके लिए आप रेड कारपेट बिछाएं। मरीम नवाज़ गालियाँ दे, बदतमीज़ी करे, वीडियो की धमकियाँ दे, फिल्में बनाए, ऑडियोज़ लीक करे, जो मर्ज़ी करे, गंदी गाली दे, कुछ भी करे मरीम नवाज़, क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है तो उसको आप प्रोटोकॉल देंगे, यानी निज़ाम उसको सारा को भी बैठाएगा। और एक मिडिल क्लास की लड़की अगर सिर्फ सवाल उठा दे तो उसके साथ ये सारा कुछ हो, तो ये तो ज़ेब नहीं देता किसी भी रियासत को। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।